हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2, दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि जंतुओं में पोषण। क्या हम पढ़ रहे थे इस चैप्टर में? हम पोषण के बारे में पढ़ रहे थे और पोषण हमें कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलता है। तो हमने कहा कि भोजन से हमें पोषण किस प्रकार से मिल रहा है। हमने कहा हमने भोजन को लिया, हमारे भोजन का पाचन हुआ और पाचन के द्वारा हमें भोजन से पोषण प्राप्त हुआ है। अब हमने कहा कि ये पाचन क्या होता है, तो हम पढ़ रहे थे पाचन के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था पाचन। तो हमने क्या कहा था, पाचन में क्या होता है, जो भोज्य पदार्थ है, भोज्य पदार्थों की जो जटिल जो संरचना है, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हम जिन्हें हम कहते हैं, तो जो जटिल भोज्य पदार्थ है उनका सरल रूप में जो वहाँ पे परिवर्तन होता है, यानी जटिल से सरल रूप में जो परिवर्तन होता है उसे ही हमने क्या कहा था, पाचन कहा था। अब यहाँ पे हमने कहा कि पाचन क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो क्या होता है, फिजिकल ब्रेकडाउन होता है, यानी कि भौतिक रूप से एक प्रकार का पाचन हो रहा है, और एक रासायनिक तरीके से हो रहा है। तो जब हम दोनों के बारे में पढ़ते हैं तो पाचन जो है वो हम ज़्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं। तो आज हम जानेंगे पाचन के बारे में। हम जानेंगे कि पाचन के दौरान अलग अलग कौन से स्टेप्स आते हैं। उसके बाद हम पाचन तंत्र की बात करेंगे। तो पाचन तंत्र क्या होता है, वो ऑर्गन, वो अंग जो पाचन की क्रिया में भाग ले रहे हैं, उन सभी अंगों को हम सामूहिक रूप से क्या कहेंगे, पाचन तंत्र कहेंगे। जैसे कि जब हम बात कर रहे थे, हमने कहा था जब हम पौधे में पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो पत्ती में हो रही है। और पत्ती में क्या है, अब वो जो पूरा जो पत्ती में क्या होंगे, स्टोमेटा है, उसमें क्लोरोफिल है, वो सूर्य का प्रकाश लेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। अब ये सारी ही चीजें क्या कर रही है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कर रही है। तो ये एक तंत्र बना रहा है, पूरा एक सिस्टम बना रहा है जो कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया को कर रहा है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पाचन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने बात की थी, हमने ये कहा था, ये हम सभी जानते हैं कि भोजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और क्योंकि भोजन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पाचन को पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमने कहा था कि भोजन ग्रहण करने के तरीके, यानी कि अब हम अपनी बात कही तो हमने क्या कहा, हमने रोटी के टुकड़े को दांतों से काटा और उसे चबाया। तो ये क्या है, हमारे भोजन ग्रहण करने का तरीका है। वैसे ही हमने अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ा कि वो जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो किस प्रकार से कर रहे हैं। इसके बारे में हमने क्या किया था, एक पूरी टेबल को पढ़ा था। इसमें हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल आए थे और इन एग्जाम्पल के द्वारा हमने समझा था कि अलग अलग जो जीव हैं उनमें भोजन ग्रहण करने की जो विधि है वो है अलग अलग प्रकार की है। कोई क्या कर रहा है, कोई बाइटिंग कर रहा है, यानी कि कोई काट करके अपना भोजन ले रहा है, कोई निगल रहा है, कोई क्या कर रहा है, सकिंग कर रहा है, यानी चूज करके क्या अपना भोजन ले रहा है। तो जब हमने भोजन ग्रहण करने के तरीके देखे, ये जो लास्ट वाला जो कॉलम है इसमें हमने क्या देखा था कि भोजन को ग्रहण कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो ये दो बातों पर डिपेंड करता है। अगर कोई जो जीव है वो अपने भोजन को शकिंग के द्वारा ले रहा है, यानी चूज करके ले रहा है, तो इसमें क्या है, दो चीजें महत्वपूर्ण होंगी। एक तो है कि भोजन किस प्रकार का है। तो अगर वहाँ पे शकिंग के द्वारा भोजन को ग्रहण किया जा रहा है, चूसने के द्वारा ग्रहण किया जा रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे जो भोज्य पदार्थ होगा वो लिक्विड होगा, तरल होगा। सेकंड क्या होगा कि वहां पर वो जो जीव है जो शकिंग कर रहा है, उसमें भोजन को ग्रहण करने के लिए जो अंग है वो किस प्रकार के अंग होते हैं। जैसे हमने कहा कि हमारे पास दांत है, तो हम क्या करते हैं, बाइट करते हैं किसी भी चीज को। हमने हमने क्या किया, एप्पल को उठाया, एप्पल को हमने बाइट किया, यानी कि एप्पल को हमने दांतों से काटा, उसके पीस को, फिर उसे च्यू किया, चबाया, क्योंकि हमारे पास अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि हमारे पास 4 प्रकार के दांत होते हैं और चारों का फंक्शन अलग अलग होता है। अगर हम नॉर्मली भी देखें, अगर हम जनरल वे में भी देखते हैं, तो आप देखते हो कि जो हमारे आगे के जो 2 दांत होते हैं उनका जो यूज हम किस लिए करते हैं, काटने के लिए। हमने एप्पल लिया, हमने इन 2 दांतों का यूज काटने के लिए लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो साइड में हमारे दांत होते हैं जो थोड़ा नुकीले होते हैं, उन्हें हम फाड़ने के लिए लेते हैं। फाड़ने यानी कि हमने क्या किया, एक पीस को काट लिया, अब हम उस पीस को और छोटे टुकड़ों में विभाजित करेंगे, जिसे हम फाड़ना कहते हैं। उसके बाद जो इस साइड के जो दांत होते हैं उनका यूज हम चबाने के लिए करते हैं, च्यू करने के लिए करते हैं, कि ताकि जो भोज्य पदार्थ है वो और बारीक फॉर्म में और सरल फॉर्म में या रूप में आ जाए।
तो यहाँ पे क्या है, हम देख रहे हैं कि हमारे पास भोजन को ग्रहण करने के लिए ऑर्गन, अंग किस प्रकार से हैं। तो भोजन ग्रहण करने का तरीका इसी बात पे डिपेंड करता है कि भोजन को ग्रहण करने के लिए अंग या ऑर्गन किस प्रकार के हैं। सेकंड किस बात पे डिपेंड करेगा कि जो भोजन है वो किस प्रकार का है। तो यहाँ पे ये टेबल हमने पढ़ ली थी। अब नेक्स्ट हमने स्टार फिश की बात की थी कि स्टार फिश जो है वो अपने भोजन को ग्रहण किस प्रकार से करती है। तो स्टार फिश को हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्टार फिश में जो भोजन ग्रहण करने का तरीका होता है वो बहुत अनूठा होता है, बहुत यूनिक सा है। क्या करता है स्टार फिश अपने मुंह से अपने स्टमक को बाहर निकाल लेती है, अपने पेट को क्या करती है, बाहर निकाल लेती है। अब इसका जो भोजन है वो क्या है, एक तो ये क्या है, खुद ही बहुत बड़ा जीव नहीं है, तो इसका भोजन क्या है, जो छोटे छोटे जो जलीय जीव होते हैं वही इसका भोजन होते हैं। तो जब ये अपने मुंह से अपने पेट को बाहर निकालता है तो वहां पे जो भी उसका भोजन है वो उसके चारों ओर अपने पेट को क्या करता है, वहां पे एडजस्ट कर लेता है और फिर क्या करता है, पेट के थ्रू, स्टमक के थ्रू अपने भोजन को पकड़ेगा, फिर वापस अंदर चला जाएगा। तो क्या करता है, जो स्टमक है वो भोजन को बाहर से पकड़ेगा और स्टमक को अंदर ले लेगा मुंह से। अब क्या करेगा, वो धीरे धीरे पाचन की क्रिया वहां पे होती रहेगी। नॉर्मली अगर हम अपनी बात करें तो हम क्या करते हैं, हम अपना स्टमक बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत आश्चर्यजनक बात है कि कैसे स्टारफिश अपने स्टमक को बाहर निकाल लेती है। तो ये हमने पढ़ा था स्टारफिश के बारे में। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आई थी वो है डाइजेशन। हम बात कर रहे थे डाइजेशन यानी कि पाचन के बारे में। अब पाचन क्या है, हमने कहा कि हमने भोजन को ग्रहण किया और हमें तुरंत एनर्जी, ऊर्जा मिल गई और हमने क्या किया, फिर हम एकदम एक्टिव हो गए हैं। अब अगर आपने बहुत टाइम से खाना नहीं खाया है तो आपको बहुत कमजोरी फील होगी, जैसे ही आप खाना खाएंगे आपको बहुत एनर्जेटिक सा आप फील करेंगे, ऊर्जावान आप महसूस करेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, हमने कहा ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे पाचन की प्रक्रिया हुई थी, भोजन का पाचन हुआ और भोजन के पाचन के फलस्वरूप हमें क्या मिले, पोषक तत्व मिले और उनसे हमें ऊर्जा मिली। अब हमने कहा कि पाचन क्या है, तो पाचन सिंपली क्या है, जो भोज्य पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ का जटिल रूप से सरल रूप में जो परिवर्तन होता है उसे ही हमने क्या कहा था, हमने पाचन कहा था। जैसे कि हमने कल ये पढ़ा था, हमने क्या कहा था कि भोजन के घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ होते हैं जिनका शरीर के द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो वे सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। भोजन के जटिल घटकों को सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है। अब हमने, यही है सिंपल सी। अब हम क्या करते हैं, हम एप्पल का ही एग्जांपल फिर से लेते हैं। हमने कहा अगर आपको कहा जाए कि आपको जो एक एप्पल है वो एक बार में ही पूरा खा जाना है, यानी कि आपको एक बाइट में खाना है, एक बारी में पूरा एप्पल अपने मुंह में डालना है, उसे खा जाना है। तो ये जो हम कंडीशन यहाँ पे रख रहे हैं ये क्या है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात तो पूरा का पूरा एप्पल हमारे मुंह में नहीं जा सकता है। अगर हम ऐसा करने का ट्राई भी करते हैं तो हमें ही प्रॉब्लम होगी, हो सकता है कि हमारे दांतों में प्रॉब्लम हो, हमारे मुंह में दिक्कत हो। तो इन शॉर्ट कि हम ये जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, हम पूरा का पूरा एप्पल, पूरा का पूरा सेब एक बार में नहीं खा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एप्पल के छोटे छोटे पीस को लेते हैं और उन्हें क्या करते हैं, चबाते हैं, तब हम उसे खाते हैं। सेम वैसा ही होता है कि हम जो भी भोज्य पदार्थ लेते हैं हम उसे चबाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जो भोजन जटिल से सरल रूप में आ रहा है। अब हमें आगे पढ़ा था कि जो यहाँ पे पाचन है उसकी दो विधियां होती, एक तो भौतिक विधि है और एक यहाँ पे क्या है, रासायनिक विधि है। तो भौतिक विधि में क्या आता है, हमने कहा कि भौतिक विधि के अंतर्गत आता है कि चबाना। हमने जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम खाना चबाते हैं, उसमें क्या हो रहा है, जो खाना है वो छोटे छोटे पीस में टूट रहा है। अब इसे हमने क्या कहा, भौतिक पाचन का, क्योंकि इस पाचन को हम देख सकते हैं, हम देखते हैं, हम महसूस करते हैं कि जो हमने रोटी का एक निवाला लिया था उसका हमने क्या किया, जब हमने उसे चबाना शुरू किया तो बहुत छोटे छोटे पीस में अब कन्वर्ट हो गया है और जिसे हम महसूस कर सकते हैं। तो ये तो था कि फिजिकल पाचन, पाचन यहीं से शुरुआत हो गई है पाचन की। अब क्या हुआ, पाचन सिर्फ ये नहीं होता है कि जो भोज्य पदार्थ है वो भोज्य पदार्थ पहले पहले बड़ा था और अब हमने उसे बहुत छोटे रूप में उसे कन्वर्ट कर दिया। पाचन में क्या होती हैं, बहुत सारे केमिकल यानी कि रसायन भी वहां पे शामिल होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे पाचक रस होते हैं जो कि सिक्रीट होते रहते हैं। कुछ हमारे स्टमक में निकलेंगे, कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में निकलेंगे यानी छोटी आंत में निकलेंगे और फिर क्या होता है, हमारे भोजन का पाचन वहां पे होता है।
तो जब रासायनिक पाचन की बात आती है तो वो कहाँ से शुरू होगा? वो होगा हमारे स्टमक से। वैसे तो रासायनिक पाचन हमारे मुंह में भी शुरू हो जाता है, क्योंकि मुंह में भी कुछ क्या होती हैं, कुछ पाचक रस यहाँ पे निकलते हैं। पाचक रस ना कहते हुए हम कहेंगे कि वहाँ पे क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है। और सलाइवा में एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, वहाँ पे भोजन के पाचन को वहाँ पे शुरुआत कर देता है। तो हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी लाइन यहाँ पे निकल के आ रही है कि हमारे मुंह में ही भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के जो पाचन है वो शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास आया था कि जो पाचन है वो दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। जब हमने भौतिक की बात की थी तो भौतिक में क्या था, चबाना था। और जब हमने रासायनिक की बात करी तो शरीर के द्वारा कुछ पाचक रसों को जो मिलाने की प्रक्रिया है उसे हमने क्या कहा कि रासायनिक पाचन यहाँ पे हो रहा है। अब ये जो दोनों प्रकार के पाचन है वो हमारे मुंह में ही शुरू हो जाते हैं। तो अभी आपको पाचन को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है पाचन का, क्योंकि इसमें हम जान सकते हैं कि जो भी हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो किस प्रकार से उसका पाचन हो रहा है। तो जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे मुंह में बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियां जिसे हम कहते हैं। 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं। तो आपने महसूस भी किया होगा कि आपके यहाँ से जब आपने किसी खाने को देखा, आप भूखे थे, आपने किसी खाने को देखा, आपके यहाँ से लार निकलता है और आपके यहाँ से लार निकलता है। आपने महसूस किया होगा कि आपके यहाँ से और यहाँ से लार निकलता है। तो ये क्या है, यहाँ पे ग्रंथियां होती है, लार ग्रंथियां। और लार ग्रंथियां क्या करती है, लार को निकालती हैं, यानी कि सलाइवा को निकालती हैं। अब सलाइवा में एक एंजाइम होगा। एंजाइम क्या होगा कि जो इस प्रक्रिया में क्या करेगा, इस प्रक्रिया में भाग लेगा, तो जिसे हम क्या कहते हैं, सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं। सलाइवरी अमाइलेज यहाँ पे क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट के पाचन को शुरू कर देगा। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ से शुरू हो जाता है। अब जब आप आगे की क्लासेस में जाएंगे तो तब आप जानेंगे कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू हो रहा है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू हो रहा है, वसा का जो पाचन है वो कहाँ से शुरू हो रहा है। अभी हमें सिंपली देखना है कि पाचन की प्रक्रिया में क्या क्या होता है और पाचन तंत्र में कौन कौन से यहाँ पे अंग आते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी वो है डाइजेशन इन ह्यूमन, यानी कि मनुष्य में पाचन किस प्रकार से होता है। अब हम वो देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर आता है या टॉपिक आता है, क्योंकि इसमें हम अपने बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम को देख लेंगे। ये क्या है, हमारी बॉडी है। अब इतना तो हमने देखा है कि ये हमारी बॉडी है। ये जो अंदर के जो ऑर्गन है, जो अंग हैं, ये आपके लिए नए हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपने पहले भी इस प्रकार के डायग्राम देखे होंगे। तो ये जो आपको अंदर के जितने भी आपको ऑर्गन दिखाई दे रहे हैं, सारे क्या है, पाचन तंत्र को बनाते हैं। किस प्रकार से बनाते हैं वो हम अभी देख लेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द फूड कंपोनेंट पास थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल एंड गेट डाइजेस्टेड इन ईच कंपार्टमेंट। दिस इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री कैनाल। आपको क्या बताया जा रहा है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ से लेके और यहाँ तक को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इस पूरे को हमने क्या कहा है, एलिमेंट्री कैनाल कहा। तो यहाँ पे यही होता है कि एक कैनाल है, एक एलिमेंट्री कैनाल है। कैनाल या फिर आप एक पाइप लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कुछ पाइप जैसी संरचना ही होती है। जो इस पाइप जैसी संरचना है, बीच में जो स्टमक आता है वो थोड़ा चौड़ा भाग होता है, जो जे शेप का होता है, जे के आकार का होता है। उसके बाद यहाँ पे फिर से हमारी छोटी और बड़ी आंत क्या होती है, पाइप जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ क्या होती है, कुछ ग्रंथियां, कुछ ग्लैंड होती हैं, जो क्या करती है, पाचक रस को सिक्रीट करती है, श्रावित करती हैं। तो यहाँ पे आपको यही बताया गया है कि एक कैनाल होती है जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अब इस एलिमेंट्री कैनाल से भोजन गुजरता रहता है। जैसे जैसे वो आगे की ओर बढ़ता है वैसे वैसे क्या होते हैं, भोजन में पाचक रस मिलते चले जाते हैं और भोजन का पाचन वहां से होता चला जाता है। नेक्स्ट आपने क्या देखा, इट इज द ट्रैक और अ कैनाल रनिंग फ्रॉम द माउथ टू एनस। अब आपको बताया जा रहा है कि ये जो कैनाल है ये कहाँ से शुरू होती है, माउथ यानी मुंह से, और एनस तक। तो कहाँ पे हमारा माउथ, यहाँ पे हमारा माउथ है और ये हमारा क्या है, एनस है। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री कैनाल किसे कहते हैं। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो हमारे मुंह से शुरू होकर के एनस तक जाती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमारा हृदय आता है या हमारे लंग्स आते हैं, तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल क्या है, उसके अंदर कुछ ऑर्गन आते हैं जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे।
तो नेक्स्ट हमने क्या देखा, जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कहाँ से, माउथ से एनस तक होती है ऑफ ह्यूमन बींग्स वेयर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ अ फूड टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे क्या होता है, इसी एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, भोजन का पाचन भी होगा और जो बचा हुआ भोजन है उसका अवशोषण भी होता है। देखिए क्या होता है, पहले तो पाचन एक अलग प्रक्रिया है और अवशोषण एक अलग प्रक्रिया है। पहले तो क्या होगा, भोजन का पाचन होगा, भोजन इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा कि हमारी बॉडी उसे अवशोषित कर सके। तो अवशोषण क्या होती है, सेकेंड प्रोसेस होती है। पहले क्या होगा, यहाँ पे पाचन होगा। तो ये जो दोनों ही प्रक्रियाएं हैं कहाँ पे होगा, एलिमेंट्री कैनाल में ये होती है। द एलिमेंट्री कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू अ वेरियस कंपार्टमेंट्स, यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसे हम बहुत सारे भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या बात की है, हमने पाचन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने सिर्फ इतना जाना है कि जो पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो एलिमेंट्री कैनाल में होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। सेकेंड बात हमने क्या जानी कि एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होती है, हमारे मुंह से शुरू होती है और यहाँ एनस तक होती है। ये पूरी क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। अब अगर हम अपनी बॉडी को देखें तो हमारे मुंह से और हमारे एनस तक और भी बहुत सारे ऑर्गन आते हैं। उसमें हमारा क्या आता है, हमारे लंग्स होते हैं, हमारा जो हार्ट होता है, हमारी किडनी होती है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल पढ़ना है। और एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गन आते हैं वो आपको इमेज में भी यहाँ पे दिखाए गए हैं और उसे हम अलग से भी पढ़ेंगे। तो ये बात हमने कर ली है। थर्ड बात हमने क्या की, जो एलिमेंट्री कैनाल है उसी में पाचन होगा और उसी में क्या होगा, अवशोषण होगा बचे हुए भोजन का। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन आते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। सबसे पहला आएगा बक्कल कैविटी। सबसे पहला क्या आएगा, बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी क्या होती है, बक्कल कैविटी को आप कह सकते हो मुंह। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, यहाँ पे मुंह आता है और मुंह के अंदर होती है बक्कल कैविटी। अब मुंह हमारा क्या है कि हम माउथ को यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि माउथ के अंदर बक्कल कैविटी भी आती है, हमारे टीथ भी आते हैं, हमारी लार ग्रंथियां भी यहाँ पे शामिल होती हैं। क्या क्या होगा बक्कल कैविटी में, सिंपली आप बक्कल कैविटी में सबसे पहला अगर हम कहें कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला पार्ट कौन सा है, तो हम कहते हैं कि हमारा मुंह है। हमारे मुंह में बक्कल कैविटी क्या होती है, ये जो आपको खाली स्पेस हम मुंह में दिख रहा है उसे हम क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी कहते हैं। सेकेंड हमारे दांत भी वहां पे शामिल होते हैं। थर्ड क्या होता है, हमारी लार ग्रंथियां भी होती हैं। अब हम उनका नाम वहां पे यहाँ पे शामिल करेंगे जो कि डाइजेशन की यानी कि पाचन की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। दांत चबाने का काम कर रहे हैं, लार वहां पे क्या कर रही है, लार वहां पे भोजन को गीला कर रही है। जीभ भी यहाँ पे शामिल होती है, जीभ क्या करेगी, भोजन और लार दोनों को मिक्स करने का काम करेगी यहाँ पे। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि पहले में हमारा क्या है, मुंह के अंदर हमारे दांत आए, हमारी जीभ आई और हमारी लार ग्रंथियां आती हैं, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड जिसे हम कहते हैं। पहला भाग हमारा हो गया है जो कि यहाँ तक है, जो यहाँ तक का है। सेकेंड भाग हमारा आता है फूड पाइप और इसोफेगस। फूड पाइप और इसोफेगस, इसे हम क्या कहते हैं, भोजन नली इसे कहते हैं। इसे हम भोजन नली के नाम से भी जानते हैं। चलिए, तो भोजन नली क्या होती है। अब ये जो आपको ट्यूब सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या होती है, भोजन नली होती है। तो भोजन नली क्या करती है, जो भोजन होता है उस भोजन को हमारे मुंह से हमारे अमाशय यानी कि स्टमक में लेके चली जाती है। क्या करेगी, हमारे मुंह से जब हम भोजन को क्या करते हैं, भोजन को निगलते हैं, तो जहां से जो हमारा भोजन गुजरता है निगलने के बाद उसे ही हम क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं या फिर इसोफेगस कहते हैं। तो ये हमारे भोजन को कहाँ लेके जाएगा, स्टमक में लेके जाता है, जिसे हम अमाशय कहते हैं। तो ये जो इसोफेगस है इसे हम क्या करते, जो हम यहाँ पे टच करते हैं, ये जो हमें टच हम जिसे करते हैं, ये क्या होता है, हमारा विंड पाइप होता है, यानी कि ये हमारा क्या है, श्वसन नली है। इसके पीछे क्या होती है, इसके पीछे ही होता है भोजन नली। तो आप जब भी यहाँ पे टच करेंगे तो ये हमारी क्या है, श्वसन नली है। यहाँ से क्या है, हमारी हम श्वास लेते हैं और इस नली के पीछे वो हमें क्या, वो उसे हम टच नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जो मैं टच कर पा रही हूँ वो ये है, जो मैं टच नहीं कर पा रही हूँ ये पीछे की लाइन है। ये जो पीछे की लाइन है ये क्या है, इसोफेगस है, इसे हम टच नहीं कर सकते हैं। क्या काम होता है इसका,
कि भोजन को मुंह से हमारे अमाशय यानी कि स्टमक में ले जाना। तो तीसरा भाग हमारे पास क्या है, स्टमक आया, जिसे हम क्या कहते हैं, अमाशय कहते हैं। चलिए, अब अमाशय क्या है, यहाँ पे अमाशय ये वाला पोर्शन है। ये जो रेड वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, अमाशय है। ये रेड वाला पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है अमाशय। अब क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था, भोजन का पाचन हमारे मुंह से शुरू हो जाता है, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट बात क्या याद रखनी है, ये जो भोजन नली होती है, यहाँ पे कोई भी पाचन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का पाचन नहीं पाया जाता है। यहाँ पे सिर्फ इतना होगा कि भोजन हमारे मुंह से हमारे अमाशय में आता है, जिसे हम साधारण भाषा में पेट भी कह देते हैं। तो हमारा क्या है, यहाँ पे जो भोजन है वो अमाशय में आ गया है। अब अमाशय में बहुत देर तक 3 से 4 घंटे यहाँ पे भोजन रहेगा, या 4 से 5 घंटे भोजन रहेगा। यहाँ पे भोजन का पाचन होता है। किस प्रकार से होता है, जैसे यहाँ पे गोल गोल इस प्रकार से भोजन वहाँ पे घूमता रहता है, पाचक रस ऐड होते जाते हैं और वहाँ पे भोजन का पाचन होता जाता है। अब उसके बाद जो हमारे पास ऑर्गन आता है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत। इसे हम क्या कहेंगे, छोटी आंत कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन को। छोटी आंत। और उसके बाद छोटी आंत क्या होती है, जो स्टमक यानी कि अमाशय के बाद जो भाग आता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर वाला जो भी आपको जितना भी पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये पूरा ही क्या है, यहाँ पे ये छोटी आंत है। तो पहले छोटी आंत आती है, आपको याद रखना है, पहले छोटी आंत आएगी, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत आएगी। और इसके अलावा और आपको क्या याद रखना है कि छोटी आंत बड़ी लंबी होती है, यानी कि बड़ी होती है। छोटी आंत की हम बात कर रहे थे, छोटी आंत के बाद क्या आएगा, बड़ी आंत आएगा। तो बड़ी आंत में क्या होता है, हमने कहा सबसे पहले बक्कल कैविटी आया, या फिर हमारा मुंह आया। मुंह के अंदर क्या होती है, बक्कल कैविटी, और बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, इसोफेगस आया या भोजन नली आए। उसके बाद स्टमक आया यानी कि अमाशय आया। उसके बाद पहले छोटी आंत आएगी, जो हमारा अमाशय है, जो स्टमक है, उसके बाद पहले छोटी आंत आएगी, उसके बाद क्या आएगी, बड़ी आंत आएगी, और लास्ट में हमारा आता है एनस, जिसे हम मल द्वार भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट बात कि पहले तो छोटी आंत आई फिर बड़ी आंत आई, ये बात हम जान चुके हैं। लेकिन इससे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि छोटी आंत और बड़ी आंत में दोनों में से बड़ा कौन होगा, छोटी आंत, और छोटा कौन होगा, बड़ी आंत। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन जो छोटी आंत होती है वो लगभग 7.5 मीटर की होती है। यहाँ पे हमने क्या कहा कि छोटी जो आंत है वो क्या होगी, वो बड़ी होगी, और बड़ी आंत है वो क्या होगी, छोटी होगी। और बड़ी आंत कौन सी है, यहाँ पे ये जो आपको ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, ये पूरा जो भाग है, ये क्या है, बड़ी आंत है। और बड़ी आंत का जो लास्ट वाला जो पोर्शन है, इसे हमने क्या कहा, एनस कहा या मलद्वार कहा, जहां से कि जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उसे रिमूव कर लिया जाता है बॉडी से। तो जितने भी ऑर्गन यहाँ पे आए हैं वही क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल के भाग नहीं है। यहाँ पे कुछ ग्रंथियां हैं, अभी हमने कुछ छोड़ा है, जैसे कि हमने लीवर छोड़ा है यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे पैनक्रियाज को छोड़ा है। तो ये क्या है, ये ग्रंथियां हैं। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पे कुछ क्या है, ग्रंथियां भी शामिल होती हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ उन अंगों के बारे में पढ़ रहे हैं जो डाइजेशन में भाग लेंगे। कौन कौन से ऑर्गन भाग लेंगे, बक्कल कैविटी, अगर हम मुंह की बात करें तो बक्कल कैविटी होगा, हमारे दांत होंगे, हमारे जीभ होगी, और लार ग्रंथि होगी। सेकंड, भोजन नली होगी। भोजन नली में पाचन नहीं होता है, लेकिन भोजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, यानी कि मुंह से अमाशय में लेके जाएगा। थर्ड, अमाशय है,
फिर उसके बाद छोटी आंत है, फिर बड़ी आंत है। तो क्या होता है कि जो हमारा भोजन का जो पाचन है वो मैक्सिमम पाचन छोटी आंत में हो जाता है। लगभग जो हमारा पाचन है वो छोटी आंत में पूरा हो जाता है, और छोटी आंत में ही पचे हुए भोजन का अवशोषण भी होता है। इसीलिए आपको ये इम्पोर्टेंट रखना है कि छोटी आंत में क्या हो रहा है, एक तो पाचन की प्रक्रिया पूरी हो रही है, दूसरा अवशोषण की प्रक्रिया हो रही है। और बड़ी आंत में क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि कुछ जो बचा हुआ भोजन, कुछ बचा हुआ जो पानी होता है या कुछ सॉल्ट होता है, वो क्या होता है बड़ी आंत में उसे रीअब्सॉर्ब किया जाता है, पुनः अवशोषित किया जाता है, जो छोटी आंत के द्वारा जो छूट गया है। और साथ ही क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो उत्सर्जी पदार्थ है उन्हें आगे की ओर पहुंचाता है, और एनएस के द्वारा जो उत्सर्जी पदार्थ है उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये है हमारे क्या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमंस का। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, और आप इस डायग्राम को भी साथ ही नोट करेंगे ताकि आपको पता चले कौन सा ऑर्गन कहाँ पे है। चलिए, ये बात कर ली है हमने कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। अब हम बात कर लेंगे ग्रंथियों की, यानी कि ग्लैंड्स की। तो ग्लैंड्स में आपके पास बहुत अच्छा डायग्राम भी है, अलग अलग कलर में है। यहाँ पे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि जो पाचक जो अंग है, और यहाँ पे जो ग्रंथियां हैं, पाचक ग्रंथियां, दोनों ही आपको देखने को मिलेंगी। तो आप क्या पढ़ेंगे, आप देखेंगे द मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स विच सिक्रेट डाइजेस्टिव जूस आर। सबसे पहली है सलाइवरी ग्लैंड, यानी कि जो डाइजेशन में जो ग्लैंड्स भाग लेती हैं, जो ग्रंथियां भाग लेती हैं। ग्लैंड्स और ग्रंथियां दोनों एक ही हैं, हम ग्रंथियों को ही ग्लैंड्स कहते हैं। तो सबसे पहला आता है सलाइवरी ग्लैंड। अब जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा है, सलाइवरी ग्लैंड क्या क्या रिलीज करेगा, यहाँ पे सलाइवा करेगा। नेक्स्ट होता है लिवर, जो कि क्या करता है, यहाँ से बाइल जूस को निकालता है। पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज से बहुत सारे यहाँ से क्या निकालते हैं, जो पाचक रस है, जैसे कि पैप्सिन हो गया, और बहुत सारे वहाँ पे क्या निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं। तो हमने क्या कहा यहाँ पे कि सबसे पहले हम देखेंगे सलाइवरी ग्लैंड को। तो मैंने आपको कहा था 3 प्रकार की ग्लैंड पाई जाती हैं सलाइवरी ग्लैंड में। आपको इतनी डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड है वो कितने प्रकार की होती है, 3 होती है। एक तो यहाँ ऊपर होता है, और एक यहाँ पे होगा। एक तो क्या है, यहाँ पे होगा, एक हमारे टंग के नीचे होता है, एक यहाँ पे साइड में होता है। तो ये 3 प्रकार की ग्रंथियां यहाँ पाई जाती हैं। दूसरा हमने बात की थी लीवर की। ये क्या है हमारा, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे रेड कलर में, ये क्या है, हमारा लीवर है। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, पैनक्रियाज आता है। तो यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पे है, जिसे हम क्या कहते हैं, पैनक्रियाज कहते हैं। तो ये है हमारी ग्रंथियां जो क्या करती हैं, पाचन में अहम भूमिका निभाती हैं। आपको क्या करना है, इन तीनों को नोट करना है और इस डायग्राम को भी बनाना है। और अच्छा होगा कि अगर आप डायग्राम को अलग अलग कलर से ड्रॉ करें, ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा ऑर्गन क्या है। चलिए, अब हमने ये बात कर ली है कि पाचन में कौन कौन से अंग वहाँ पे भूमिका निभा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो पाचन की प्रक्रिया होती है, किस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है, आप पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। तो क्या कहते हैं कि जब हम भोजन को लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। अब आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताइए अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं अंतर्ग्रहण, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं। अब भोजन ग्रहण करना क्या हुआ, हमने एक रोटी का निवाला लिया, अपने मुंह में उसे लिया और दांतों से उसे काटा और चबाया।
यही अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया है, इसे ही हम क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं या इजेशन कहते हैं। सबसे पहली प्रक्रिया हो गई है पाचन की, सबसे पहली प्रक्रिया यहाँ से शुरू हो गई है। सेकंड क्या होता है आप देखेंगे, द प्रोसेस बाय विच द फूड containing a large insoluble substance is broken down into a small water soluble substance is called a digestion। अब आपको पाचन की प्रक्रिया बताई गई है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बड़े अघुलनशील पदार्थ वाले भोजन को छोटे पानी में घुलनशील पदार्थों में तोड़ा जाता है, उसे हम पाचन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप रोटी को देखेंगे तो वो पानी में घुलनशील, ऐसा तो नहीं है कि हमने उसे पानी में डाला और वो एकदम से घुल गया, ऐसा तो नहीं होता है। हम क्या करते हैं, रोटी को चबाते हैं और बहुत क्या करते हैं, बहुत बारीकी से चबाते हैं। आपको कहा भी गया होगा कि जब आप खाना खाते हो तो हमें खाना चबा करके खाना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्या होता है कि जो पाचन की प्रक्रिया उतनी ही अच्छी होगी जितनी बारीकी से हम चबाएंगे, क्योंकि जितनी बारीकी से हम चबाते हैं उतना कम हमारे और अंगों को काम करना पड़ता है। अब अगर आपने क्या किया कि भोजन को ठीक से नहीं चबाया और आपने उसे निगल दिया, अब हमारे पेट में क्या है, हमारे स्टमक में उसे बारीक करने के लिए, भोजन को बारीक करने के लिए अधिक कार्य करना पड़ेगा। हमारे जो आंत होती हैं उन्हें अधिक कार्य करना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि पहले पहले तो ये जो भोजन है वो पच जाता है, लेकिन धीरे धीरे जो ऑर्गन है, जो अंग है, वो अपने कार्य को करने में क्या करते हैं, कार्य करने में ढीले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब सिंपल सी बात है, हम किसी मशीन से बहुत ज़्यादा काम करा रहे, बहुत ज़्यादा काम करा रहे, तो आप देखते हो एक टाइम पे क्या होता है, तो मशीन खराब हो जाती है या तो काम बहुत स्लो करने लगती है। तो ऐसा ही कुछ होता है हमारे पाचन तंत्र में कि पहले तो अगर आप खाना ढंग से नहीं चबाएंगे तो पहले तो वो पाचन होगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी जो पाचन क्षमता है वो कम हो रही है। तो यही बात आपको यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट हमने क्या बात कर ली थी, देयर आर टू मेथड्स ऑफ डाइजेशन फूड, दैट इज फिजिकल मेथड इंक्लूडिंग चूइंग एंड ग्रिंडिंग ऑफ फूड in mouth, and chemical method addition of a digestive juice to the food by the body itself। अब ये बात हमने कर ली थी कि भोजन को पचाने की दो विधियां होती हैं, भौतिक विधि जिसमें हम क्या करते हैं, जो भोजन को चबाना शामिल है, और रासायनिक विधि में क्या है, पाचक रसों को मिला करके भोजन का पाचन वहाँ पे शामिल है। नेक्स्ट बात यहाँ पे क्या आती है, द प्रोसेस बाय विच द digested food pass through the intestinal wall into the blood stream is called absorption। अब ये बात कर रहा है पाचन की क्रिया जब संपूर्ण हो चुकी है उसके बाद की, कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पचा हुआ भोजन आंतों की दीवारों से रक्त प्रवाह में गुजरता है उसे हम अवशोषण कहते हैं। अब आपको इस पूरी स्लाइड में क्या याद रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो आपको ये याद रखना है कि इजेशन किसे कहते हैं, यानी कि यहाँ पे अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं। दूसरा आपको ये याद रखना है कि एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं, यानी कि अवशोषण किसे कहते हैं। पूरी स्लाइड में ये जो दो वर्ड्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले ये बताया गया है कि जो पाचन की प्रक्रिया में सबसे पहला जो चरण है वो है भोजन को अंतर्ग्रहण करने की प्रक्रिया, और अंतर्ग्रहण करने, इस भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को हमने अंतर्ग्रहण का, अगर हम तोड़ के देखें, अंतर्ग्रहण यानी कि अंदर जिसे हम ग्रहण कर रहे हैं, अपने मुंह के अंदर हम जिसे ग्रहण कर रहे हैं उस प्रक्रिया को हमने अंतर्ग्रहण कहा या इजेशन कहा, पहली प्रोसेस है। अब ये बात तो हम जानते हैं कि जो पाचन है, पाचन की जो प्रक्रिया है वो दो प्रकार की होती है। फिर इसने बात की है लास्ट टाइम पे कि जब पाचन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो जब पाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब क्या होता है, जो पचा हुआ भोजन होता है हमारी आंतों से, वो जो पचा हुआ भोजन है वो अवशोषित होके हमारे ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, तभी हमें क्या होती है, ऊर्जा का हमारी बॉडी में संचार होता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं अवशोषण। दोनों ही वर्ड क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों ही वर्ड नोट करने हैं और उनकी डेफिनेशन को नोट करना है। चलिए, अब इसके बाद हमारे पास दो और प्रोसेस आती है जिनके नाम की हमें याद करने हैं।
उसमें सबसे पहला आप पढ़ेंगे द प्रोसेस बाय विच द एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन इन बॉडी सेल्स एंड यूज फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब हमारे पास नया वर्ड आ गया है एसिमिलेशन, जिसे हमें याद करना है। क्या होता है एसिमिलेशन? आप पढ़ेंगे वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अवशोषित भोजन शरीर की कोशिकाओं में ले जाया जाता है और ऊर्जा वृद्धि और मरम्मत के लिए उपयोग किया जाता है, उसे स्वांगीकरण कहा जाता है। एसिमिलेशन को ही हम क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। एसिमिलेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा है? सबसे पहले हमने देखा अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया को, उसके बाद हमने देखा एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया को। बचा हुआ भोजन अब हमारे शरीर के द्वारा अवशोषित हो गया है, अब वो हमारे ब्लड में मिक्स हो गया है। जब वो भोजन, पचा हुआ भोजन हमारे ब्लड में मिक्स हुआ तो उसने क्या किया? हमने क्या क्या उसके लिए यूज किया? हमने एक तो उससे ऊर्जा ली। बहुत सारे कार्य जो हम करते हैं वो ऊर्जा के द्वारा ही करते हैं। चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप बैठे हो, या आप दौड़ रहे हो, आप कोई भी कार्य कर रहे हो, उसमें एनर्जी यूज होती है, ऊर्जा का यूज होता है। ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया है। तो हर प्रकार के कार्य के लिए सबसे पहले हम ऊर्जा लेते हैं। दूसरा, हमारे शरीर की वृद्धि होती है और विकास होता है। हमारे जो टिश्यू होते हैं, जो ऊतक होते हैं, उनकी मरम्मत होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में कहीं कट फट गया है तो धीरे धीरे वो ठीक होने लगता है। टिश्यू की मरम्मत हो रही है, जिसके लिए वहां पे क्या होता है? ऊर्जा खर्च होगी। तो इन सभी को हम क्या कहते हैं? यानी कि अब हमने क्या कर दिया? बचे हुए भोजन का जो यूज हमने किया है, उपयोग हमने किया है, उसे ही हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं, या फिर हम कहते हैं स्वांगीकरण। तीसरा हमारे पास नया वर्ड आ गया है जो हमें याद रखना है। और उसके बाद जो लास्ट एक और वर्ड हमें याद रखना है वो है द प्रोसेस बाय विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। अब क्या है इजेशन? हमारे पास क्या है? नया वर्ड आ गया है। क्या कहा गया है इसमें? कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, उसे हम बहिक्षेपण कहते हैं। अब हमारे पास नया वर्ड क्या है? बहिक्षेपण आया है। अब हम सभी जानते हैं कि जितने भी जीव हैं वो क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं, ये नॉर्मल सी बात है। और वहां पे जब भोजन ग्रहण करेंगे तो वहां पे उत्सर्जी पदार्थ भी निकलता है। तो इस उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, उसे ही हमने क्या कहा है? बहिक्षेपण कहा है, या फिर इजेशन कहा है। तो 4 हमारे पास वर्ड आए हैं। कौन कौन से आए हैं? पहला तो हमें इजेशन कहा है, जिसे हमने क्या कहा है? अंतर्ग्रहण कहा है। दूसरा एब्जॉर्प्शन आया है, जिसे हमने क्या कहा है? अवशोषण कहा है। और तीसरा जो हमारे पास वर्ड आया है वो है एसिमिलेशन, जिसे हमने क्या कहा है? स्वांगीकरण कहा है। और चौथा जो हमारे पास वर्ड आया है वो है इजेशन, जिसे हमने क्या कहा है? बहिक्षेपण कहा है। ये चारों वर्ड आपको याद रखने हैं। आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताइए बहिक्षेपण किसे कहते हैं, या फिर बताइए कि स्वांगीकरण किसे कहा जाता है। तो ये आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है? इन दोनों की जो डेफिनेशन है इसे अपनी कॉपी में नोट करना है। तो क्लास, आज हमने जाना पाचन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीजें। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।